किसानों की दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद, किसी को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं। अंबाला के 11 गांवों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई। राज्यसभा में मिले नोटों के एक बंडल का सभापति ने लिया संज्ञान। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, गंभीरता से होने चाहिए मामले की जांच। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, गीता पूरे विश्व को देती है पर्यावरण संरक्षण का संदेश। और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा, पिंजौर में पायलट प्रशिक्षण की व्यवस्था जल्द ही दोबारा की जाएगी शुरू। सभी पायलटों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंबाला की ओर से शंभू बॉर्डर से 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस लगाकर धारा 163 लागू की गई है। हरियाणा पुलिस ने धारा 163 के नोटिस भी चिपकाए हैं। उधर सुरक्षा को देखते हुए अंबाला के 11 गांवों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसी बीच आज विभिन्न किसान संगठनों के जत्थों ने पंजाब की ओर से बॉर्डर पर जमा होना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश पुलिस ने आगे बढ़ने के लिए दिल्ली पुलिस से मंजूरी लाने की बात कही है। दिन भर की कोशिशों के बाद शाम को किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि वे कल आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, कल आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कृषि मंत्री से प्राथमिकता के आधार पर संगठनों से बात करने की मांग की है। रविवार को फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। उधर खनौरी बॉर्डर पर 13 पुलिस कंपनियां, एक सीआरपीएफ और बीएसएफ की कंपनी तैनात की गई है। कुल करीब 1,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। 30 किलोमीटर के एरिया में 3 जगह 3 लेवल बैरिकेडिंग की गई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अजित द्विवेदी। उधर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना इजाजत कैसे उन्हें आगे जाने दिया जा सकता है। यदि ये इजाजत लेते हैं तो ही इन्हें आगे जाने दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेशक देश का हर कोई नागरिक दिल्ली जा सकता है, मगर आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो पहले वहां दिल्ली में बैठने की इजाजत लेनी चाहिए। यदि किसान इजाजत लेकर नहीं जाएंगे तो ये हरियाणा में जम सकते हैं। अजय जी, शंभू बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैदी से तैनात है। सभी तरह के पुलिस बल वहां पर लगाए गए हैं। यहां तक कि 11 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो आप जरा विस्तार से समझाइए कि अभी की क्या स्थिति है, क्या रणनीति बनाई हुई है वहां पर। देखिए, 1 बजे आज जो है किसानों का पहला जत्था जो है करीब 101 किसान जो है उन्होंने जो शंभू बॉर्डर से आगे जो कि ब्रिज है जहां पर कि एक तरफ पंजाब और एक तरफ हरियाणा की सीमा जो है आपस में मिलती है, वहां उन्होंने मार्च करना शुरू किया, वहां कूच करना शुरू किया। सबसे पहले जो बाहरी बैरिकेडिंग थी, जो कि पीले कलर की बैरिकेडिंग थी, उसको हटाया। जो पंजाब के इलाके की जो बैरिकेडिंग थी, वहां पर पंजाब पुलिस का कोई भी जवान वहां पर मौजूद नहीं था। उस समय पंजाब पुलिस थी लेकिन काफी पीछे थी, जहां पर कैंप बना रखा है किसानों ने, वहां पर पंजाब पुलिस थी, उसको हटाया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो वहां पर जो तारें बिछी हुई थी, तारों को निकाल के अपने आप को विजुअल भी भेजे हैं, आपने दिखाया होगा कि पूरी बैरिकेडिंग जो है उसको उन्होंने कटेरी तारों को वहां से तोड़ के अलग कर दिया। उसके बाद किसान लगातार आगे बढ़ते रहे और जब हरियाणा की बॉर्डर शुरू हुई तो वहां पर जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई है और वहां पर जिस तरीके से जालियां लगाकर पुलिस ने वहां पर रोकने की कोशिश की किसानों को वहां पर, तो किसान वहां पर नारेबाजी करने लगे, उन जालियों को तोड़ने की कोशिश जो है। अजय जी, सुना है कि कई किसान इसमें घायल भी हुए हैं। काफी देर तक वहां पर पुलिस उनको समझाइश दी कि आप लोग यहाँ चले जाइए, आपके पास परमिशन नहीं है आगे जाने की, लेकिन किसान नेता जो है या जो किसान थे वहां पे अड़े रहे और नारेबाजी करते रहे। उसके बाद वहां पे पुलिस ने शपथ बाणी जो है उसका वहां पर उन्होंने कीर्तन वहां पे लगा दिया और कुछ देर तक वहां पर यही इस तरीके की चीज चलती रही। लगातार प्रयास चलता रहा कि हम किस तरीके से किसान जो है उस जाली को तोड़ के आगे बढ़े। जब ज्यादा वहां पर किसान अग्रेसिव होने लगे तो वहां पर पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया और करीब 10 मिनट लगातार आंसू गैस के गोले वहां पर पुलिस ने छोड़े, जिससे कि भीड़ को
सतर्क किया जा सके। और उसके बाद जो है बार बार किसान आगे बढ़ते थे, बार बार पीछे हटते थे। ये सिलसिला दिन भर चलता रहा और कई बार किसानों ने नीचे नदी के जी रास्ते जी जी। की कोशिश तो की, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तलाशी गई बहुत बहुत थी धन्यवाद। और वहां पर भी पुलिस ये ने थे जो है हमारे वहां साथ पर अजीत द्विवेदी जी, जो शंभू बॉर्डर से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे वहां के हालातों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना इजाजत कैसे उन्हें आगे आने दिया जा सकता है। यदि वह इजाजत लेते हैं तो ही इन्हें आगे जाने दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेशक देश का हर कोई नागरिक दिल्ली जा सकता है, मगर आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो पहले वहां दिल्ली में बैठने की इजाजत लेनी चाहिए। यदि किसान इजाजत लेकर नहीं जाएंगे तो ये हरियाणा में जम सकते हैं। वहीं आज आने जाने वाले वाहन चालकों को भी किसान आंदोलन के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि उन्हें रास्ते बंद होने से परेशानी हो रही है। किसानों के दिल्ली कूच करने को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में नेशनल हाईवे समेत 8 नाके लगाए गए हैं, जहां पुलिस बल पूरे बंदोबस्त के साथ तैनात किया गया है। किसी तरह की आगजनी से निपटने के लिए दमकल की गाड़ी भी खड़ी की गई है। नेशनल हाईवे स्थित सीकर गांव के बॉर्डर पर लगाए गए नाके पर तैनात पुलिस अधिकारी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि दिल्ली की तरफ उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई भी अप्रिय स्थिति सामने आती है तो उसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और जेसीबी, दमकल विभाग और आशुतोष की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सभी अपनी तैयारी पोजीशन में हैं। अभी तक यहाँ शांति है। अगर कोई ऐसी सूचना आती है या कोई पता लगता है तो उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा और हम यहाँ पूरी तरह से तैनात हैं। गाड़ी हमारी आशुतोष की है और ये फायर ब्रिगेड है, जेसीबी है और पर्याप्त पुलिस बल है। ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अभी यहाँ शांति है, कतई शांति। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में कल 9वें 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इसका विषय है श्रीमद् भगवद गीता आधारित संतुलित प्रकृति शुद्ध पर्यावरण। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित करके सम्मेलन का उद्घाटन किया और गीता सम्मेलन की स्मारिका का भी विमोचन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गीता पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। गीता संपूर्ण मानवता के कल्याण का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के समाधान निहित हैं। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार गीता के संदेश का निर्वहन करते हुए 2035 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरियाणा सरकार भी सौर ऊर्जा के माध्यम से कार्बन के उत्सर्जन पर नियंत्रण करके पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि अपनी सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए गीता का पाठ अवश्य करें। उन्होंने जो है अपनी नीति में देश में सोलर एनर्जी उत्पत्ति करने के लिए 2030 तक 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्णय किया है। बहुत बड़ी विषय है। अभी तो सारे नगरों में घर घर पर जो है सोलर की बिजली आ रही है। हरियाणा सरकार भी 2265.8 मेगावाट की ऊर्जा करने का सोलर ऊर्जा करने का निर्णय किया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि गीता भारत के सांस्कृतिक इतिहास की विरासत है। यह संपूर्ण मानवता के कल्याण का ग्रंथ है। इसमें भारतीय एकता एवं अखंडता का स्वरूप दिखाई देता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गीता का महत्वपूर्ण योगदान है। गीता के पर्यावरण संरक्षण संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धर्मम कुरु और धर्म रिलीजन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये केवल पूजा पाठ को या रस्म रिवाज को धर्म नहीं कहते। धर्म की कल्पना ही कुछ और। भारत की सांस्कृतिक विरासत है और जिसे स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, हमारे पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है और अगर हम उस संदेश को नहीं देते हैं तो हम
अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि गीता संपूर्ण मानवता के जीवन दर्शन का सार है। उन्होंने कहा कि धर्म और ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र आकर पूर्णता की अनुभूति हो रही है। हरियाणा सरकार द्वारा 18 दिनों तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से पूरे विश्व को गीता के संदेश का पता चलेगा, ताकि विश्व की पूरी मानवता को पता चले कि गीता में लिखा क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चुनौती कुछ भी हो उसका समाधान आपको गीता में ही मिलेगा। जीवन के अंदर में संदेह, उत्कंठा, कंफ्यूजन, डाउट, विडंबना ऐसी स्थितियां आती हैं, तब गीता ही है जिसका ज्ञान हमें सही राह पर लेकर जाता है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि देव स्वरूपा गीता में पर्यावरण का वैश्विक संदेश निहित है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि गीता के उपदेश की जन्म स्थली है। संतुलन हर क्षेत्र में आवश्यक है, फिर चाहे वो प्राकृतिक हो या निजी जीवन। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः। देवता दे रहे हैं पार्थ, तुम भी परस्परम भावयन्तः पारस्परिक सद्भावन बनाओ, अर्थात देने की नियति बनाओ। लकड़ी काट लाओ, घर में कुछ है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उसी निमित्त से ही जो पूरे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में पहुंचाने का कार्य कर रहा है, स्तुत्य प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तंजानिया जांजिबार के यूथ एवं कल्चरल मिनिस्टर टी.एम. माविता ने कहा कि भारत और तंजानिया की शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। तंजानिया तथा भारत के बीच इस तरह के आयोजनों से आपसी संबंध मजबूत होंगे, जिससे कई क्षेत्रों में लाभ होगा। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इस बार देश के 6 विश्व प्रसिद्ध मंदिरों से भी लाइव प्रसारण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र से इस लाइव प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया सहयोगी देश है और वहीं ओडिशा सहयोगी राज्य है। सहयोगी राज्य ओडिशा के पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, गुजरात में द्वारिकाधीश, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर और जयपुर में ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का लाइव प्रसारण शुरू हो गया है, जहां पर लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन मंदिरों के प्रांगण में प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण दिखाना शुरू कर दिया गया है। यह लाइव प्रसारण 11 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान को दर्शाने के लिए पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में मुंबई की चैत्य भूमि की अपनी यात्रा का एक चित्र साझा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामाजिक न्याय का आकाशदीप बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया है। उनका जीवन समतामूलक समाज की स्थापना व लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा।
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए काम किया था। बाबा साहब एकता और अखंडता का सबसे बड़ा उदाहरण हैं। उस आत्मा को जिन्होंने केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया, आज़ादी के बाद इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया और प्रत्येक देश के नागरिक के लिए नहीं किया, विश्व के नागरिक के बहुत से देशों ने हमारी नकल की है। और महिलाओं के अधिकारों की जो उन्होंने बात की, लेबर लॉ में जो उन्होंने जबरदस्त काम किया, फाइनेंस के अंदर उन्होंने जो जबरदस्त काम किया, कानून विभाग के मंत्री होते हुए जो उन्होंने काम किया, और उसके साथ साथ इस देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा यदि एग्जाम्पल है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। आज उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा का कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान ध्यान दें कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसानों को आंदोलन करना है तो पंजाब में जाकर करें। हरियाणा का कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा, पंजाब के लोग हैं। उनको मैं तो एक निवेदन करता हूं जत्थेबंदियों को कि आप लोग ध्यान दीजिए, हरियाणा की सरकार ने बहुत कुछ किया है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हमने तो फसल अभी पैदावार भी नहीं हुई थी, बारिश कम हुई, मुख्यमंत्री ने 2000 रुपये पर एकड़ का बोनस भी दे दिया और उनके अकाउंट में चले गए। पंजाब ने क्या किया? अभी क्या पराली प्रबंधन पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हमको शाबाशी मिली है। पंजाब खरीद नहीं कर रहा, पैसे नहीं दे रहा, उनकी उठान नहीं कर रहा, पराली प्रबंधन नहीं कर रहा, आंदोलन तो वहां करो ना जाके। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज जींद में सर्व समाज ने एकजुट होकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बाबा साहब की स्मृति में एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सर्व समाज के लोगों ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री थे और उन्होंने सर्व समाज के हित में संविधान बनाया। बाबा साहब ने समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कार्य किया और आज हम उनके 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। तक जाएंगे हम, कितना गुणगान कर ले वो ही थोड़ा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है पूरे देश को दिया है, ना कि एक समाज को, ना कि एक वर्ग को। उन्होंने पूरे देश के लिए संविधान लिखा और जो संविधान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी की सारी, एक बेटे की ड्यूटी अपने बाप के प्रति क्या बनती है, एक सामाजिक आदमी की समाज के प्रति क्या ड्यूटी बनती है, वो सारी की सारी संविधान में सारी बातें दर्शाई गई है। तो बाबा साहब का तो गुणगान जितना हम करें वही थोड़ा है। समाज में उनके योगदान की अगर हम बात करें तो समरसता का जो एक मतलब उनको हम पुरोधा ही कहेंगे समरसता के लिए। समाज में छोटा बड़ा कोई नहीं, ऊंच नीच कोई नहीं। मिशन चलाया हुआ है हर घर संविधान अभियान के नाम से, जिसके तहत हम हर ग्रास रूट तक भी संविधान को लेकर के जाने की हमारी प्रयास रहेगा। एक आम आदमी तक भी संविधान के बारे में वो जाए कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, समाज को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के। ये मिशन हमने चलाया हुआ है और आगे आने वाले समय में स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी संस्थानों में, सभी जगह में इसको लेकर जाने का हमारा प्रयास है, जिसमें आदरणीय महिपाल ढांडा जी ने भी हमारे सहयोग की वो की है और सभी मंत्रीगणों का हमारे को आशीर्वाद भी है कि आप इस संविधान अभियान को आगे लेकर के रहें और हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। बाबा साहब संपूर्ण जाति के, संपूर्ण वर्ग के, पूरे भारत के नेता थे और देश के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब के संविधान के तहत, जैसा कि मेरे पहले वक्ता ने बताया कि बाबा साहब जो नारी जाति के मुक्तिदाता ने, पहले किसी भी, चाहे वो राजपूत समाज की, चाहे बढ़िया समाज की, उसको भी, उस बहन बेटी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने अपनी कलम से उनको जो है मुक्ति किया और पढ़ने का अधिकार दिया। आज राज्यसभा में कल नोटों का एक बंडल बरामद किया गया। सदन के स्थगन के बाद राज्यसभा की नियमित सुरक्षा जांच के दौरान
नोटों का यह बंडल बरामद हुआ था। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सदन की सीट संख्या 222 से सुरक्षा अधिकारियों ने कल नोटों का एक बंडल बरामद किया है। यह सीट कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया है और इस मामले को लेकर जांच चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वे सभापति की राय से सहमत हैं। इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। सदस्यों की चिंता भी ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि किसी को इस मामले को लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है। इस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी को मामले की जांच को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वे जब सदन में जाते हैं तो वे सिर्फ 500 रुपए का एक नोट अपने साथ रखते हैं। उन्होंने कहा कि कल वे दोपहर 12:57 पर सदन पहुंचे और 1 बजे सदन से निकल गए। उन्होंने कहा कि वे सांसद अयोध्या रामी रेड्डी के साथ कैंटीन में 1:30 बजे तक बैठे और फिर संसद भवन से चले गए थे। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पिंजौर में पायलट प्रशिक्षण की व्यवस्था जल्द ही दोबारा शुरू की जाएगी। करनाल व अन्य स्थानों के पायलटों के लिए भी प्रशिक्षण पिंजौर में ही दिया जाएगा। वे कल पंचकूला के चंडी माता मंदिर परिसर में एक ट्रस्ट के बनाए गए भंडारा हाल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले हवन में आहुति डाली और आरती में हिस्सा लिया। राज्य मंत्री ने मंदिर में माथा टेक कर महामाई चंडी माता का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हिसार और अंबाला एयरपोर्ट के लाइसेंसों के काम अंतिम चरण में है, जो कि सप्ताह भर में पूरा हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन का समय लिया जाना है। जो भी समय मिलेगा उसके हिसाब से उद्घाटन करवाकर काम शुरू करवा दिया जाएगा। किचन का आज यहाँ पर निर्माण किया है, उसका एक विधिवत उद्घाटन यहाँ पर था। तो एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर कही गई है ट्रस्ट के सभी लोगों ने। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इस तरीके के कामों में, और वैसे भी पंचकूला तो मशहूर है, ज्ञान जी ने और सबने मिलकर यहाँ पर हर तरीके का, चाहे मनसा देवी मंदिर हो, चाहे चंडी मंदिर हो, चाहे काली मंदिर हो, सभी में इस तरीके की व्यवस्था करी हुई है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ व्यवस्था की है। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत देखा करनाल में हो चाहे पिंजौर में हो, जो पायलट ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, जो कि नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए हम नया डिस्कशन करके RFP निकाल रहे हैं एक प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पर लाकर, क्योंकि ये सरकार का जो काम है, जिस तरीके के लोग जो वो कर रहे हैं उसमें क्यों देरी हो रही है। और प्लेन लाकर और पायलट लाकर एक प्राइवेट संस्था को, किसी को ग्लोबली इसका टेंडर निकालेंगे, उसको यहाँ पर स्थापित करके इसे बड़ा हब बनाने का काम करेंगे। नवंबर माह में राशन से वंचित रह गए लोगों को 31 दिसंबर तक डिपुओं में सरसों अथवा सूरजमुखी का तेल मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। राशन डिपुओं के संचालकों को भी इस बारे में व्यवस्था करने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि हमें शिकायतें मिली थी कि प्रदेश के कुछ जिलों में नवंबर महीने का राशन तेल नहीं मिला। उन्होंने बताया कि हैफेड और कन्फेड को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे भरपूर मात्रा में राशन डिपुओं में तेल भिजवाएं। राशन डिपुओं पर लोगों को 2 माह की बायोमेट्रिक करवाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए NIC को व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की राशन व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आने वाली किसी भी प्रकार की शिकायत पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से नवंबर महीने में कुछ जिलों के राशन डिपो पर फोर्टिफाइड सरसों, सूरजमुखी का तेल लाभान्वितों तक नहीं पहुंच पाया था। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को लोगों के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कहा था। डिपो होल्डरों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां भी नवंबर माह का तेल नहीं मिला है, वहां नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों का तेल वितरित करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कल पंचकूला से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय गहन अभियान की शुरुआत करेंगे। देश में टीबी का पता लगाने और मृत्यु दर की चुनौती से निपटने के लिए यह पहल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू की जाएगी। इसे उच्च जोखिम वाले समूहों में टीबी के मामलों का पता लगाने और निदान में देरी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपचार के परिणामों में सुधार करना भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी उपस्थित रहेगी। यह पहल टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में प्रस्तुत किया था। तब से देश भर में टीबी की रोकथाम, निदान और उपचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम द्वारा महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए नीतिगत सुधारों के साथ जुड़ा है, जिसमें टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि और सामाजिक सहायता पहल, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत घरेलू संपर्कों को शामिल करना शामिल है। अभियान के तहत उन्नत निदान तक पहुंच बढ़ाना, कमजोर समूहों के बीच लक्षित जांच, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल और विस्तारित पोषण सहायता का प्रावधान है। यह पहल देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगी, जिसने टीबी सेवाओं को आखिरी मील तक पहुंचाया है। बेसहारा गायों को संरक्षण देना और भिवानी को कैटल फ्री बनाने के लिए नगर परिषद ने गायों को पकड़कर गौशालाओं में भेजना शुरू कर दिया है। नगर परिषद के कर्मचारी इन बेसहारा गायों को ट्रक से गौशालाओं में भेज रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सक व उनकी टीम इन सभी गायों को गुलाबी टैग लगाकर वीडियो बनाकर गौशालाओं में छुड़वा रही है। भिवानी गौशाला में पिछले 2 दिनों में 25 गायों को छोड़ा गया है। पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने बताया कि इन बेसहारा गायों का पुनर्वास किया जा रहा है। कल शाम से यह कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सभी गायों को गुलाबी टैग लगवाकर उनका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। प्रत्येक नागरिक को भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत और सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस अभियान में गौशालाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, ताकि शहर को कैटल फ्री बनाया जा सके। विभाग उसके पिंक टैगिंग करवाता है और फिर गौशाला में छुटवाता है। तो मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि जब भी वो गौवंश को पकड़ने के लिए नगर परिषद वाले कर्मचारी आएं तो उनका सहयोग करें, किसी प्रकार का उनसे दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि अगर हमारा शहर कैटल फ्री होगा, बेसहारा गौवंश को संरक्षण मिलेगा, दूसरा एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो जाएंगी और ये बहुत ही अच्छा काम होगा। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि सहयोग जरूरी है। भिवानी गौशाला के विस्तारक मोहन लाल ने बताया कि गोवंश को सर्दी से बचाना भी जरूरी है। उनकी गौशाला में अभी 50 गायें अतिरिक्त रखने की व्यवस्था है। इसके लिए शेड भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पशुपालक अपनी पालतू गायों को सड़क पर ना छोड़े। यदि वे एक बार पकड़ी जाती हैं तो फिर उपायुक्त कार्यालय में 5,000 रुपए जुर्माना देने के बाद ही लौटाई जाएंगी। अभी जो जगह है आप लोगों के पास एक्स्ट्रा, उसमें रखा जाए। तो सभी गौशालाओं ने, लगभग कुछ गौशालाएं उसमें सहमत हुई कि 50-60 गोवंश हम रख सकते हैं। मुहिम को गुरुवार तक डीसी साहब ने अल्टीमेटम दिया था भी बेसहारा गोवंश लोग सड़कों पे ना छोड़ें। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 349वां शहीदी दिवस आज देश विदेश में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को हरमंदिर साहिब और अन्य गुरुद्वारों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंजाब में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर में शामिल होने के लिए समुदाय रसोई स्थापित की गई है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुरु जी का सर्वोच्च बलिदान पूजा की, स्वतंत्रता की रक्षा, न्याय, गरिमा तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए किया गया था। राज्यपाल ने लोगों से इस पावन अवसर पर सामूहिक रूप से भाग लेने और शांति, सद्भाव तथा एकता को उनके आदेशों को अपनाकर गुरु जी के शहीदी दिवस का सम्मान करने का आह्वान किया।
समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।